हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग जो हमारी नई सीरीज स्टार्ट हुई है वन डे वन चैप्टर, एक बार में हम लोग एक चैप्टर को कवर करेंगे और डेली इस तरह से आपको वीडियो मिलेंगे। तो इससे पहले 2019 का जो आपका थोड़ा क्वेश्चन बच गया था, उसके साथ में मैंने सेल यूनिट स्टार्ट कर दी है। आप पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं कि वो जो यूनिट सेल है उसके भी मैंने उसमें क्वेश्चन आंसर डाले थे। और आज से बिल्कुल हमारा वन डे वन चैप्टर का ये जो टारगेट मैंने बनाया है इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग सेल, आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ ये स्टार्ट होने जा रही है और इसमें हम लोग आज सेल के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और इसमें कुछ ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपके लिए याद होना ज़रूरी है या आपको जानना भी चाहिए। तो आप उसको देखें और इसको ज़रूर आप नोट डाउन कर लें। तो क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताती हूँ जिसको कि आप नोट डाउन करें और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। और इसमें सबसे पहले आप इसमें नोट करें, मुझसे एक कमेंट किया था एक बच्चे ने और उसने मुझसे कहा कि रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक का आप क्लियर कर दीजिए। तो मैं आपको यहाँ ईयर वाइज बता रही हूँ, आप देखें और इसको जानें कि इसमें है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कहूँ कि मेरा चैनल अगर आपको पसंद आता है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक करें। तो हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा सबसे पहले जो हमारा 1831 में रॉबर्ट ब्राउन की बात अगर हम करते हैं तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? केंद्रक की खोज की। नहीं, स्टार्ट हम लोग कोशिका से करते हैं। ठीक है, तो कोशिका की अगर हम बात करें तो सेल जो है हमारी, इसको किसने किया? आपके रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? सेल की खोज की। और कब इन्होंने सेल की खोज की है? ये आप रॉबर्ट हुक ने जो सेल की खोज की वो 1665 में की। ठीक है, कब की? 1665। इसको लर्न कर लें आप। फिर उसके बाद दूसरा, अगर इसी सेल के ही उसमें हम आगे बढ़ जाएं तो हम देखेंगे कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस मतलब किसकी खोज की? केंद्रक की खोज की। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज कर दी? 1831 में इन्होंने केंद्रक की खोज की। ओके, फिर उसके बाद ये भी आप जानें कि 1874 में ल्यूमेनहॉक ने जीवित कोशिका का अध्ययन पहली बार किया था। किस ईयर में हम बात करते हैं? 1874 में किसने? ल्यूमेनहॉक ने पहली जीवित कोशिका का पर अध्ययन किया। अगला है हमारा 1839 मतलब 1839 में स्लाइडर एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। किसने? स्लाइडर एवं स्वान ने। आप इसको लिख लेंगे, इसमें जगह नहीं है। स्लाइडर एवं स्वान ने किसका सिद्धांत दिया? मतलब सेल थ्योरी या कोशिका का सिद्धांत दिया इन्होंने, स्लाइडर एवं स्वान ने। और जो हक्सले महोदय हैं, हक्सले ने क्या कहा? हक्सले ने कोशिका में आपके जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, जीव द्रव्य है, उसको क्या? जीवन का भौतिक आधार कहा। किसको? जीव द्रव्य को। प्रोटोप्लाज्म की अगर बात करेंगे हम लोग तो इन्होंने जीव द्रव्य को क्या कहा? जीवन का भौतिक आधार कहा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक कोट्रिजन महोदय हैं, उन्होंने 1880 में किसकी खोज की? माइटोकॉन्ड्रिया की। 1880 में कोट्रिजन ने
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, कोर्टेजन ने किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं। अच्छा, कल वाले क्वेश्चन में आपसे मैंने पूछा था कि डीएनए का फुल फॉर्म, तो आपसे कहा था बताने के लिए, तो मैं बता दूं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म है। और इसी के कारण क्या होता है, डीएनए हमारा जो है क्या करता है, गुणों के हस्तांतरण के लिए होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। आई होप कि जो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा। और रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक, ये आपको याद रखना है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? कोशिका की खोज की, ठीक। और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की है? आपकी केंद्रक की खोज की है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक। 1874 में ल्यूवेनहॉक ने कोशिका का, जीवित कोशिका पर अध्ययन किया। तो हम लोग अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ और शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन आंसर सीरीज। और इससे पहले 2019 वाले में भी प्रश्न है और कोशिका का, और आप देखेंगे कि पीजीटी के जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज हैं उसमें भी मैंने कलेक्शन में कोशिका के प्रश्न दिए हैं, तो आप उसका भी ज़रूर से ज़रूर अध्ययन कर लें। इस तरह से आपका पूरा ये कंप्लीट होता चला जाएगा। रेखित पेशी ऊतक किस प्रकार का है? रेखित हैं जो संयोजी ऊतक है, या हमारी इच्छा से काम करते हैं, या अनैच्छिक ऊतक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे रेखित पेशीय ऊतक मैंने आपको बताया था कि रेखित मतलब ऐच्छिक। अच्छा, ये आप रेखित अरेखित अगर भूल जाते हो तो आप ये याद रखें कि आपका जैसे रेखित है ना, रेखित, ठीक, और ऐच्छिक। अब देखिए ए की मात्रा है, ठीक है। तो रेखित मतलब ऐच्छिक और अरेखित मतलब अनैच्छिक, ठीक है। तो आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये हमारी इच्छा से काम नहीं काम करते हैं, वो कौन सी हैं? हमारी रेखित पेशियां हैं, ठीक है। रेखित पेशियों में आपकी जो लिम्फ्स की हैं सारी पेशियां, आप गर्दन को घुमा रहे हैं, अपने हाथ को अपने हिसाब से मूव करा रहे हैं, ये सब कौन सी है? ये सब हमारी ऐच्छिक पेशी हैं। और अनैच्छिक पेशी में मतलब जो हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स है, जैसे आमाशय की गति है, हृदय का धड़कना है, ये और आँखों का मतलब झपकना है, ये सारी चीज़ें अरेखित पेशी के अंतर्गत आती हैं, जिसमें कि अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं सारी, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, तरल ऊतक के मैट्रिक्स में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? तरल ऊतक के मैट्रिक्स में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? जीव द्रव्य, म्यूकस, प्लाज्मा, इनमें से सभी। तो आप इस प्रश्न को देखें कि जो ऐच्छिक की बात यहाँ कर रहा है कि क्या चीज़ पाई जाएगी, तो इसका यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर सी, ठीक, प्लाज्मा। आंसर नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। अच्छा, ये प्लाज्मा हमारा होता क्या है? अगर मैं प्लाज्मा के बारे में अगर आपसे पूछूं कि प्लाज्मा होता क्या है, तरल ऊतक के मैट्रिक्स में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? तरल ऊतक के मैट्रिक्स में, तो ये जो प्लाज्मा है ना, ये हमारे ब्लड का ही तो हिस्सा है। ब्लड में क्या क्या है? ब्लड में हमारी अगर बात करें कि रक्त के अंतर्गत रक्त है, और क्या है? प्लाज्मा या पीले रंग का चिपचिपा एक पदार्थ होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, युग्मक कोशिकाएं या गैमेट्स किन अम्लों के द्वारा निर्मित होती हैं? तो आपकी युग्मक कोशिकाएं, तंत्रिका ऊतक, तरल ऊतक, जनन ऊतक, इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो युग्मक कोशिकाएं हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी? तो आप उसमें देखें कि आपका यहाँ पर करेक्ट होता है आंसर नंबर सी। ये यहाँ पे जनन ऊतक, ये आपकी युग्मक कोशिकाएं आपके जनन ऊतक के अंतर्गत आएंगी। गैमेट्स का निर्माण करेंगी ना, जनन जो आपके ऊतक हैं वो क्या गैमेट्स का निर्माण करते हैं, युग्मक का निर्माण करते हैं। और ये आपके जो हैं, एक मिनट ये खिसक जा रहा है, जनन ऊतक, ये किन अम्लों के द्वारा निर्मित होते हैं? युग्मक कोशिकाएं या गैमेट्स
किन अम्लों नहीं ऊतकों के द्वारा। ठीक है, ये प्रश्न ही थोड़ा गड़बड़ है। किसके द्वारा, किस ऊतकों के द्वारा निर्मित होते हैं? तो आंसर होगा आपका जनन ऊतक। एक प्रकार की अनैच्छिक कोशिकाएं मिलकर एक प्रकार की अनेक कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं कोशिका, ऊतक, अंग, तंत्र। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले क्या होगी, हमारी सेल हो गई। ठीक है, क्या हो गई, हमारी सेल हो गई। ठीक, हमारी सेल हो गई। अब हमारे सेल से क्या बन गया, हमारे ऊतक बन गए, मतलब टिश्यूज़ आपके बन गए। ठीक है, ऊतक से क्या बन गया, आपका ऑर्गन बन गया, अंग बन गया, अंग से क्या बन गया, आपका सिस्टम बन गया। तो इस तरह से ये पूरा चलता है। तो ये एक प्रकार की अनेक कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं? अगर एक प्रकार की अनेक कोशिकाएं हैं तो वो मिलकर के किसका निर्माण करेंगी? आपके ऊतक का निर्माण करेंगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ओवम यानी कि अंडाणु को गर्भाशय की ओर प्रवाहित करने में सहायता मिलती है। मतलब कौन सी ऐसी गति होती है जो कि उसको प्रवाहित करती है, मूव कराने की का कार्य करती है? तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाता है, रोम गति। रोम गति से ही ओवम गर्भाशय की ओर प्रवाहित होता है। पेशियों में सिकुड़ने तथा फैलने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? रक्त से, माइटोकॉन्ड्रिया से, एटीपी से और ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है आपका एटीपी। एटीपी से क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता था। मैंने आपको बताया था एटीपी का निर्माण कैसे हो जाएगा। एटीपी का निर्माण ऊर्जा से हो जाता है आपके। और यहाँ पर पेशियों से करने फैले, यह करेक्ट आंसर यहाँ एटीपी हो जाएगा। तो ये आपका आंसर नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। ये एटीपी के द्वारा। एटीपी प्लूरा क्या है? अच्छा, प्लूरा, ये प्रश्न है आपका कि प्लूरा क्या है? यह एक पेशी ऊतक है या फेफड़ों को ढकने का काम करती है या हृदय के ऊपर आवरण बनाती है, ये या उपयुक्त सभी। तो प्लूरा क्या है? ये फेफड़ों को ढकने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये भी एक तरह की आपकी आच्छादक कोशिका में आपके आच्छादक ऊतक का ही काम है ये सब, कि फेफड़ों पर क्या करना? कवर प्रदान करना। तो प्लूरा उसी को कहते हैं। ये फेफड़ों को ढकने का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है आपका, न्यूरॉन्स क्या हैं? यह एक प्रकार का पेशी तंतु है, यह एक तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका और उसके प्रवर्धन का सम्मिलित रूप है। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो जो आपका वो है, ये है आपका न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होता है, यह एक तंत्रिका कोशिका है। क्या है भाई? यह एक तंत्रिका कोशिका है, जिससे कि किसका किसका निर्माण होता है न्यूरॉन्स से? जैसे हमारा मस्तिष्क है, मेरुरज्जु, इन सारी जो कोशिकाएं होती हैं, उससे स्नायु जो कोशिकाएं हैं उनकी एक इकाई ही है न्यूरॉन। ठीक है, तो अगला है क्वेश्चन है, कौन से ऊतक में इम्यून करने वाले पदार्थों का निर्माण होता है जो शरीर को रोग मुक्त रखने में सहायता करता है? पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, लसिकाभ ऊतक और डी है आपका वसा ऊतक। ठीक है, डी में है आपका वसा ऊतक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होता है? आंसर नंबर सी। ठीक है, लसिकाभ ऊतक, मतलब अगर लसिका की मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर मेनली अगर ये कह तो ये यहाँ पर जो आपके जो संयोजी ऊतक के अंतर्गत में आपके तरल ऊतक जो आते हैं, तरल ऊतक में आपका ब्लड है, आपका प्लाज्मा है, ये सारी चीज़ें लसिका हैं। ये वो वाले ऊतक की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये इम्यून सिस्टम को कौन काम करता है? हमारी WBCs ही तो इम्यून सिस्टम के लिए हैं। और WBC हमारी कहाँ पाई जाती है? हमारे ब्लड में पाई जाती है। और इनको प्रहरी भी, शरीर का प्रहरी भी कहा जाता है। इम्यूनिटी प्रदान करने का कार्य करते हैं। बच्चे के जन्म के समय नाभि रज्जु में विद्यमान वॉर्टन्स जेली किस ऊतक की बनी होती है? नाभि रज्जु में है। ठीक है, वसा ऊतक, लसिकाभ ऊतक और म्यूकॉड ऊतक और डी है आपका तंत्रिका ऊतक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है म्यूकॉड ऊतक। कौन सा ऊतक? म्यूकॉइड ऊतक। ठीक,
क्योंकि क्या जो म्यूकस होता है ना बच्चे के पूरे बॉडी को कवर किए हुए होता है, यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं। कौन से ऊतक का निर्माण केवल जन्म से पूर्व ही अर्थात गर्भावस्था में हो जाता है? सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, आप ध्यान से सुने और आंसर को बिल्कुल जान लें कि किस तरह से मैं जो आपको बता रही हूँ। और जहाँ पे भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत मुझे कमेंट करें, ठीक है। तो आपका 34 में क्या होता है, कौन सा ऊतक का निर्माण केवल जन्म से पूर्व ही अर्थात गर्भावस्था में हो जाता है? पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, मांसपेशी ऊतक और संयोजी ऊतक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है तंत्रिका ऊतक, ठीक है। सबसे पहले जो तंत्रिकाएं ही तो बनती हैं, सिर का निर्माण होता है हमारे, तो ये तंत्रिका ऊतक का निर्माण सबसे पहले हो जाता है। तो 34 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होता है। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, एक ऐसे विशेष प्रकार के ऊतक जो प्रायः शरीर के भागों में व सभी ऊतकों में पाए जाते हैं। प्रायः शरीर के भागों में व सभी ऊतकों में पाए जाते हैं। तो पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तरल ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर बी, संयोजी ऊतक। जो संयोजी ऊतक हैं, जो आपके कनेक्टिव आपके टिश्यूज़ हैं, वो क्या हैं, बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में पाए जाते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी को हर जगह बांधने की ज़रूरत होती है ना, तो इसीलिए संयोजी ऊतक हर जगह उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका के विषय में सत्य है, ये जीवित संरचनाएं हैं, ये केवल सूक्ष्म यंत्र द्वारा ही देखी जा सकती हैं, ये शरीर की संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई है, उपयुक्त सभी। तो आपका अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर होता है उपयुक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जीवित संरचनाएं, हाँ, इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा ही देखा जा सकता है, ये शरीर की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई हैं और उपयुक्त सभी। अच्छा, जो एग का जो व्यास है, अगर मैं कहूँ कि सिर्फ एक कोशिका है तो उसकी हम बात करते हैं, तो ये इसके लिए सारे ऑप्शन करेक्ट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सारे ऑप्शन करेक्ट हैं और उपयुक्त सभी एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा, अनेक कोशिकाओं के मिलने से बनने वाली संरचना, शरीर, तंत्र, ऊतक, अंग। अनेक कोशिकाओं से मिलने वाली संरचना, अभी मैंने आपको बताया कोशिकाएं मिलकर के किस चीज़ का निर्माण करती हैं, कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं। तो आपका आंसर नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऊतक, ठीक। अगला है हमारा, आच्छादक कोशिकाएं पाई जाती हैं शरीर की अस्थियों में, शरीर की पेशियों में, शरीर के रक्त में, शरीर की झिल्लियों में। तो आप जान गए हो, मैंने बताया था आपको आच्छादित मतलब आच्छादित करना, किसी चीज़ को कवर करने का काम आच्छादक कोशिकाएं करती हैं। तो आपकी जो आच्छादक कोशिकाएं हैं ये शरीर की झिल्लियों को कवर करने का कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट यहाँ पर होता है। अभी मैं आपको एक बार कोशिका के टाइप्स और एक बार ऊतक के टाइप्स में ऐसे ही आपको ओरली बता दूंगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा लास्ट में। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा बताऊंगी। मानव शरीर रचना में एक इकाई है, मानव शरीर रचना ऊतक, ज्ञानेंद्रियां, कोशिका, अंग। एक इकाई की बात करता है तो हमेशा उत्तर क्या होता है, हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कोशिका, ठीक है। मानव शरीर रचना में एक इकाई है, मतलब उसी यूनिट से ही मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ने का कार्य करते हैं पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक। करेक्ट आंसर नंबर डी, संयोजी ऊतक एक दूसरे को बांधने का ही काम इनका है। ऊतक के बारे में मैं अभी आपको एक बार थोड़ा सा बताऊंगी। अगला प्रश्न है हमारा, जीवित कोशिकाओं का लक्षण नहीं है, जो जीवित होती हैं वो कोशिकाएं, वृद्धि है, स्थिरता, गति, श्वसन। तो जीवित जो कोशिकाएं हैं उनका लक्षण क्या नहीं होगा, तो उनका लक्षण स्थिरता, क्योंकि जो वृद्धि तो होती ही है कोशिकाओं में, ठीक है, उनमें क्या गति, उसमें गति भी होगी, ठीक। फिर उसके बाद श्वसन की क्रिया भी कोशिका में जरूर होगी, और फिर उसके बाद स्थिरता, तो क्या स्थिर हो जाएगी तो कोई चीज़ जीवित रहेगी, नहीं रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे नहीं पे आप ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है।
अगला प्रश्न है, कोशिका में पाए जाने वाले कुछ रिक्त स्थानों जिसमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक लवण खाद्य पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं को कहते हैं, क्या कहते हैं? केंद्रक, सेंट्रोसोम, रिक्तिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आंसर नंबर सी। वैक्यूल्स की बात कर रहा है, रिक्तिकाओं की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वैक्यूल्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका की वृद्धि और प्रजनन का अनिवार्य अंग, वृद्धि एवं प्रजनन, ठीक है, वर्ड पे आप ध्यान देंगे, उसके लिए अनिवार्य अंग कौन सा है? तो वहाँ यहाँ पर राइबोसोम, केंद्रक, सेंट्रोसोम, रिक्तिकाएं। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपको पता है ना केंद्रक का ही तो विभाजन होता है, कौन सी प्रक्रिया होती है? मायोसिस की माइटोसिस। ठीक है, तो वहाँ पर हमारी मिटोसिस की प्रक्रिया होती है जब केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर आंसर नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने प्रत्येक प्राणी की अनेक इकाइयों का संगठित समूह कहा है? प्रत्येक प्राणी की अनेक इकाइयों का संगठित समूह किसने कहा? ग्रे ने कहा, विल्सन ने कहा, हक्सले ने कहा या रॉबर्ट ब्राउन ने कहा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है आंसर नंबर बी। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि टीजीटी पीजीटी इस तरह के प्रश्नों को पूछता है। किस वैज्ञानिक ने प्रत्येक प्राणी की अनेक कोशिकाओं को संगठित समूह किसने कहा? विल्सन ने कहा। इस तरह से आप याद रख लें तो आपको याद हो जाएगा। विल्सन ने क्या कहा? संगठित समूह कहा। तो अगला है प्रश्न हमारा, शरीर रचना की वह इकाई जिसमें मानव शरीर की रचना हुई है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं हम? उसे कोशिका कहते हैं। ठीक, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होते हैं मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में, मानव शरीर के प्रजनन तंत्र के अतिरिक्त भाग में, या फिर उसके बाद दांत में, या किसी में नहीं। यहाँ पे अगला ये है दांत में या किसी में नहीं। तो अर्धसूत्री विभाजन यहाँ में मैं आपको बार बार बता रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आप भूले ना, अगर माइटोसिस मेयोसिस करके आ जाए तो आप भूले ना। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस। ठीक है, तो वो कहाँ होता है? मैंने आपको बताया था कहाँ पर? मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में होता है। ठीक है, पूरे शरीर में माइटोसिस के द्वारा सेल डिवीज़न होता है, लेकिन सिर्फ मियोसिस जो हमारे जो प्रजनन तंत्र हैं उनमें मियो जो होता है, जिसको हम अर्धसूत्री विभाजन के नाम से भी जानते हैं, वो क्या है? मानव शरीर में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? अंग, ऊतक, तंत्र, कोई नहीं। कोशिका के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। निम्न में ऊतक के प्रकार कौन नहीं है? उपकला, संयोजी, पेशीय, लाल रक्तकण। तो क्या कौन से प्रकार नहीं? उपकला मतलब हमारे आच्छादक कोशिकाएं हो गई, पेशीय कोशिकाएं आपकी हो गई मसल्स वाली, संयोजी बांधने का काम करने वाली कोशिकाएं हो गई, और लाल रक्तकण क्या है? ये हमारे जो तरल कोशिका है उसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें लाल रक्त WBC, RBC, प्लेटलेट्स उसके अंतर्गत आते हैं ना। तो ये कोई ऊतक नहीं है। ठीक है, ये कोई ऊतक नहीं है, ये कार्पसेल्स हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वैसा मजबूत ऊतक जो कान और नाक के रास्ते में रीढ़ की हड्डियों के बीच में तथा लंबी हड्डियों के सिरों पर पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? उपास्थि, वसीय ऊतक, लसिका ऊतक, कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है आपका उपास्थि। वैसा मजबूत ऊतक कान और नाक के रास्ते में रीढ़ की हड्डियों के बीच में तथा लंबी हड्डियों के सिरों पर पाया जाता है, तो वो क्या है? हमारी उपास्थि। ठीक, अगला प्रश्न है, मनुष्य के सचेतन नियंत्रण के बिना कार्य करने वाला तथा आंतरिक अंगों में पाया जाने वाला ऊतक क्या कहलाता है? लसिका, अनैच्छिक, हृदयी, ऐच्छिक। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है आपका अनैच्छिक। मनुष्य के सचेतन नियंत्रण के बिना का मतलब हमारे नियंत्रण के बिना जो कार्य करेगा वो अनैच्छिक होगा। और कौन सी पेशी से ये बना होगा? इतना जान, आंतरिक अंगों की भी बात कर दी। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? अरेखित पेशी से बना हुआ होगा। ठीक है, अगर रेखित से है तो वो ऐच्छिक है, और अगर अरेखित से है तो वो अनैच्छिक है। अगला प्रश्न है हमारा,
मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाया जाने वाला ऊतक कहलाता है। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में, मैंने भी बताया था आपको, स्नायु ऊतक, ऐच्छिक पेशी, उपकला ऊतक। यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है स्नायु ऊतक, मतलब नर्व्स टिश्यूज जो हैं हमारे, वो हमारे कहाँ पे, मस्तिष्क एवं रीढ़ रज्जु में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न ऊतकों के समूह को कहते हैं तथा विभिन्न अंगों के समूह को कहते हैं। अच्छा, विभिन्न ऊतकों के समूह को क्या कहते हैं? तंत्र, कोशिकाएं, रक्त कण, इनमें से कोई नहीं। विभिन्न ऊतकों के समूह को इन्होंने बताया नहीं क्या कहते हैं, उसको अंग कहते हैं, ठीक है। तथा विभिन्न अंगों के समूह को क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर ए, यहाँ पर तंत्र मतलब सिस्टम, ठीक है, सिस्टम, जैसे स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरह से जो सिस्टम्स होते हैं वो अंगों के द्वारा ही उनका निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, सहारा, गति और संरक्षण देता है, कौन देता है? कंकाली तंत्र, पेशी तंत्र, नाड़ी तंत्र, श्वसन तंत्र। तो करेक्ट आंसर इज कंकाल तंत्र। स्केलेटल सिस्टम हमारा क्या करता है? सहारा देने का कार्य करता है और हमारे शरीर को गति एवं चलायमान बनाता है। अगला प्रश्न है, भोजन को ग्रहण करना, पाचन करना और अवशोषण करना, ये किसका काम है? तो ये पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, पेशी तंत्र। तो क्योंकि तंत्र की थोड़ी सी बात हुई थी तो इसलिए तंत्र वाले क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लेंगे कि पाचन तंत्र। नए जीवों के प्रजनन में सहायता कौन करता है? हमारा पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, नाड़ी तंत्र, पेशी तंत्र। तो यहाँ पर प्रजनन तंत्र करेक्ट आंसर होगा। प्रजनन अंग मूत्राशय, मलाशय आदि होते हैं श्रोणि गुहिका में, उदरीय गुहिका में, वक्षीय गुहिका में और कपालिक गुहिका में। क्या क्या चीज़ें भाई? प्रजनन अंग, मूत्राशय और मलाशय, ठीक है। तो ये हमारे कहाँ? श्रोणि गुहिका में स्थित होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगी कि ये श्रोणि गुहिका की बात की है तो हमारे शरीर में, यहाँ पे नाम भी लिखा है तो इसी के आगे मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे शरीर में कितनी गुहिकाएं पाई जाती है? तो हमारे शरीर में 4 प्रकार की गुहिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी गुहिकाएं हैं? सबसे पहली है कपालिका गुहिका, दूसरी है वक्षीय गुहिका, कपालिका गुहिका है, दूसरी है वक्षीय गुहिका, तीसरी है उदरीय गुहिका और चौथी है श्रोणि गुहिका, ठीक है। तो कपालिका गुहिका कहाँ होगी? सर में स्थित होगी, ऑब्वियसली, हाँ, सर में स्थित होती है, जिसमें कि क्या? हमारा मस्तिष्क रहता है। आपकी वक्षीय गुहिका मतलब वक्ष स्थल वाली गुहिका, जिसमें हृदय तथा बड़ी रक्त वाहिकाएं और फेफड़े आदि होते हैं। अच्छा, वक्षीय गुहिका में ही क्या? वायु मार्ग भी वक्षीय गुहिका के ही अंतर्गत आएगा। साथ में आपकी आहार नाल जो है वो भी उसी के अंतर्गत आएगी, ठीक है। फिर आपकी नेक्स्ट आती है उदरीय गुहिका, जो पूरा पेट वाला स्थान है वो आपका उदरीय गुहिका के अंतर्गत आता है। और ये क्या? एक मतलब कि बहुत ही मोटी पेशी की बनी हुई एक प्रकार की मतलब गुंबद नुमा संरचना है, जिसमें कि हमारे अंग, आंतरिक अंग उसमें सुरक्षित रहते हैं। जिसे हमारा अमाशय है, आपका छोटी आंत है, बड़ी आंत है, यकृत है, अग्नाशय है और गुर्दे हैं, तिल्ली है, ठीक है। अच्छा, जो आपका मूत्राशय है वो तो आपकी पेल्विक में मतलब कि श्रोणि गुहिका में, लेकिन जो मूत्र नलियाँ, मूत्र वाहिनियाँ हैं वो आपकी उदरीय गुहिका में ही हैं, ठीक। फिर अगला है हमारा चौथा, जिसमें कि दिया हुआ है प्रजनन अंग, मूत्राशय एवं मलाशय किसमें है? हमारे श्रोणि गुहिका, जिसको हम पेल्विक के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो आप अगर इस तरह से आता है प्रश्न तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा कि कौन कौन सी ये गुहिकाएं हमारी 4 होती हैं। कौन कौन सी? कपालीय, वक्षीय, उदरीय और श्रोणि गुहिका, जिसको कि पेल्विक के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आप जान गए होंगे कि कौन सा अंग किसमें सुरक्षित होता है। अच्छा, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। मैंने आपको कहा कि मैं ये गुहिकाओं के बारे में हो गया, और थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि कोशिका के बारे में कि कोशिका, अच्छा कोशिका तो जीव द्रव्य जिसमें भरा हुआ होता है, तो वो क्या है? वो हमारी कोशिका ही तो है, ठीक है। जीवन का आधार क्या है? जीव द्रव्य है, ठीक। तो फिर जीव द्रव्य एक मतलब बहुत ही क्या है? जीव द्रव्य असल से मानव शरीर की जो कोशिका होती है उसमें क्या भरा हुआ होता है? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य का एक सूक्ष्म पिंड कोशिका होती है, ठीक। तो जब जीव द्रव्य उसमें भरा हुआ है तो उसका एक सूक्ष्म पिंड मतलब छोटा सा पिंड क्या है? हमारी कोशिका है, ठीक। फिर उसके बाद जीव द्रव्य की और 2 प्रकार का विभाजन भी मैंने आपको बताया, अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन, जिसको हम माइटोसिस और मियोसिस भी कहते हैं। अच्छा, कोशिका, अगर ये विभाजन की बात हो गई, अगर हम बात करें कि कोशिका कितने प्रकार की है तो आपकी
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका होती है जिसमें जिसमें जो आपका केंद्रक कला होती है उनका अभाव होता है, और इसके अंतर्गत आपके नीले हरे शैवाल आते हैं, और आपकी कैरियोटिक कोशिकाएं होती है जिनमें कि क्या लगातार विभाजन होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से कोशिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और अगर हम बात करते हैं कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, तब आपका मियोसिस और मिटोसिस, मतलब समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन में आपका क्या आता है, आपका ये आता है, आपका मिटोसिस के अंतर्गत आता है। ठीक, और मियोसिस में जो कि आपके प्रजनन तंत्र में पाई जाती हैं वो क्या है, आपके अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत अर्थात कि मायोसिस में होता है। तो अगर हम ऊतक की बात करते हैं कि ऊतक कितने प्रकार के, तो ऊतक कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक हैं, और संयोजी ऊतक के अंतर्गत ही आपके एरियोलर, वसामय ऊतक, रेशेदार ऊतक, लचीले ऊतक, अस्थि ऊतक, उपास्थि, रक्त तथा लसिका। ठीक, ये किसके अंतर्गत आती है, हमारी संयोजी ऊतक के ही अंतर्गत आएगी। अगर प्रश्न में अलग से तरल ऊतक दिया है तो आंसर तरल ऊतक होगा, या अगर संयोजी ऊतक आया है तो वो संयोजी ऊतक वहां पर आप टिक करेंगे। फिर उसके बाद है आपका पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक में भी आपका ऐच्छिक हो गया, जिसको धारीदार, अनैच्छिक मतलब समतल। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका हृदयी होता है, जिससे कि आप केवल ये विशेष प्रकार की पेशी है जिससे कि हृदय का ही निर्माण होता है। फिर चौथे नंबर पे है आपका स्नायु ऊतक। स्नायु ऊतक आप जानते हैं मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाए जाने वाले ऊतक क्या आपके स्नायु ऊतक के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको इसमें किसी में भी डाउट नहीं होगा कि किस तरह से क्या कोशिका से प्रश्न बन सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कल हम लोग एक नए चैप्टर के साथ 1 डे 1 चैप्टर का टारगेट लेते हुए हम लोग कल, और इसी में सिलेबस वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपका टीजीटी पीजीटी दोनों के क्वेश्चन आंसर आपके क्लियर होते जाएंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।